वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। हम विज्ञान डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7th की। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, विज्ञान हमने जो कंपटीशन एग्जाम को की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए दोस्तों सारे लेक्चर्स कंप्लीट करा दिए हैं। लास्ट के लेक्चर बचे थे दोस्तों, चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 डिस्कस करता हूं दोस्तों। जो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वही एक समरी के रूप में डिस्कस करता हूं, जिससे हमको साइंस की समझ हमारे दिमाग में विकसित हो सके। देखिए दोस्तों, बुक में इस प्रकार का लिखा रहता है, चैप्टर नंबर 16 है, जल एक बहुमूल्य संसाधन। जल है तो कल है दोस्तों, जल है तो कल है। यदि जल उपलब्ध है तो आपका भविष्य सुरक्षित है, ये पता होना दोस्तों, है ना। जल की हर बूंद बचाएं और ये जल की बचत करें, ये सब पता ही है आपको। प्रत्येक बूंद बहुमूल्य है दोस्तों। तो आइए हम समरी से डिस्कस करते हैं, बिल्कुल काम का जो परीक्षा में आता है और अपने को एग्जाम में काम आ सके। क्लास 7th का चैप्टर नंबर 16 है, जल एक बहुमूल्य संसाधन। तो जी हाँ दोस्तों, जल यानी पानी निश्चित रूप से बहुमूल्य संसाधन है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है दोस्तों। जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, ये समझ में आ गया। तो जल है तो कल है। तो पहला फैक्ट देखिए, 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये पता होना दोस्तों। 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जल संरक्षण के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करना है। इसका उद्देश्य क्या है? जल के महत्व, जल संरक्षण और मीठे जल के प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाना है दोस्तों। ये डायरेक्ट याद रखना है। जल दिवस पूछेगा 22 मार्च, ये याद रखना है, 22 मार्च। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% भाग पर जल से ढका हुआ है दोस्तों, है ना। पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% भाग पानी से ढका हुआ है ना। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह पर 71% भाग पर जल से ढका हुआ है और अंतरिक्ष से देखने पर नीला टाइप का दिखाई देता है दोस्तों, है ना। तो इस तरह 71% भाग जल से ढका हुआ तथा 29% भाग भूमि से ढका हुआ है, 29% भाग भूमि से ढका हुआ है। इसके अलावा अलवण जल यानी ताजा जल कितना परसेंट करके क्वेश्चन आता है दोस्तों। तो एनसीईआरटी के मुताबिक 1% लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैं बता दूं लगभग 0.006% ये लिखा हुआ है। लेकिन अब ये बदल चुका है दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछता है पृथ्वी की सतह पर ताजा जल का प्रतिशत कितना है, तो 2.7% है। 2.7% ताजा पानी का जल है। इस पानी का केवल 2.5% ही ताजा पानी है ना। ताजा पानी है 2.7 या 2.5 ये है दोस्तों, है ना। तो ये याद रखना है, 2.7 या 2.5 ऑप्शन देगा तो वो सही हो जाएगा। इतना याद रख सकते हैं आप, इतना याद रख सकते हैं। तो अलवण जल यानी ताजा पानी बहुत कम है दोस्तों, मात्र 2.7% ही ताजा पानी है, इतना याद रख सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2003 को अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष मनाया गया था। तो मीठे पानी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया गया था, पूछा जा सकता है 2003 को, है ना। जागरूकता बढ़ाने और कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2003 को मीठे पानी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। मीठे पानी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, याद रखना है। जल की कमी के कुछ कारण बताना है। तो जल की कमी के प्रमुख कारण अत्यधिक जल उपयोग दोस्तों, ज़्यादा उपयोग करेंगे ये हो सकता है ना। जल प्रदूषण हो सकता है, जलवायु परिवर्तन हो सकता है, जनसंख्या वृद्धि और अविकसित जल प्रबंधन तकनीक शामिल हो सकती है इसके अंतर्गत दोस्तों। तो उद्योग की तेजी से वृद्धि होना भी कमी कारण है दोस्तों। बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकताएं और कुप्रबंध जल की कमी से कुछ लक्षण है। कुप्रबंध का मतलब यहाँ पर मैनेजमेंट से है दोस्तों, है ना। अविकसित जल प्रबंध तकनीक, है ना, उससे रिलेटेड है। तो ये कुछ जल की कमी के कुछ कारण है, तो पता होना। जल 3 अवस्था में मिलता है दोस्तों, है ना। जल 3 अवस्था में मिलता है दोस्तों। एक तो ठोस, द्रव और गैस, 3 अवस्था में मिलता है। तो ठोस का मतलब है यहाँ पे ध्रुवों पर, जैसे हिमनद और ध्रुवों पर ठोस अवस्था में मिलता है। द्रव अवस्था में महासागरीय, नदी, झील और भूजल यानी जमीन के नीचे, है ना, जमीन के अंडरग्राउंड, यहाँ मिलता है द्रव अवस्था में दोस्तों। और गैसीय अवस्था में वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में मिलता है, में से किसी एक अवस्था में मिलता है। जल वाष्प के रूप में मिलता है, किसी एक अवस्था में मिलता है। पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है ये गैस अवस्था में, पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है गैस अवस्था में। 3 चीज समझ में आ गया। जल 3 अवस्था में मिलता है, ठोस, द्रव और गैस। खत्म। जल प्रबंधन के बारे में बात कर लेते हैं, क्या होता है दोस्तों। जल प्रबंधन का मतलब होता है जल संसाधनों का उचित इस्तेमाल, संरक्षण और वितरण योजना बनाना।
ताकि उनकी कमी ना हो, ताकि जल की कमी ना हो, सभी के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध रहे, सभी के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध रहे, इसे ही जल प्रबंधन कहते हैं। पानी के संसाधनों का सही इस्तेमाल करना, सुरक्षा करना और पर्यावरण की सुरक्षा करना होता है दोस्तों जल प्रबंधन, याद रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान एक गर्म और शुष्क क्षेत्र है दोस्तों, ये पता होना। राजस्थान जो है एक गर्म और शुष्क क्षेत्र है, ये पता होना, पूछा जा सकता है। राजस्थान कैसा है? गर्म और शुष्क क्षेत्र है। नेक्स्ट है जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भौम जल है दोस्तों, जिसे ग्राउंड वाटर कहते हैं। ये भी एक जबरदस्त, जिसे भूजल भी कहा जाता है। जमीन के नीचे मौजूद पानी को भूजल कहा जाता है। यह चट्टानों और तल चट्टा में मौजूद दरारों और रिक्त स्थानों में भरा हुआ रहता है दोस्तों। भूजल पृथ्वी पर मौजूद ताजे पानी का एक बड़ा हिस्सा होता है दोस्तों, ताजे पानी का एक बड़ा हिस्सा होता है। वह पानी जो भूमि की सतह के नीचे चट्टानों और मिट्टी के खाली स्थानों पर मौजूद होता है, उसे ही कहा जाता है भूमजल दोस्तों, है ना। भूमजल जो है प्राप्त करने के लिए कुएं एवं नलकूप का उपयोग किया जाता है। भूजल में जल के अवस्रवण के प्रक्रम को अंत संयंदन यानी इनफिल्टरेशन कहते हैं इंग्लिश में, इनफिल्ट्रेशन कहते हैं दोस्तों। यानी कि अंत संयंदन का मतलब होता है भूमि में जल का रिसाव या पानी का भूमि में प्रवेश, पानी का भूमि में प्रवेश, ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना। भूमि में जल का अवस्रवण के प्रक्रम को क्या कहते हैं? अंत संयंदन यानी इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, ये पता होना दोस्तों। ये चैप्टर में समरी इतनी कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से अपने को, है ना, बुक में लिखा हुआ है, लेकिन वो अपने को कंपटीशन के हिसाब से पढ़ना है, तो इतना जरूरी है दोस्तों बस। नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 17 है वन हमारी जीवन रेखा। वन हमारी जीवन रेखा। तो सभी जीव, चाहे वे शाकाहारी हो अथवा मांस भक्षी हो, अंततः भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर रहते हैं। भोजन के लिए पादपों पर भी निर्भर रहते हैं, क्योंकि जो जंतु पादप का भोजन करते हैं दोस्तों, जो जंतु पादप का भोजन करते हैं, उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में खा लिया जाता है, खा लिया जाता है। इस यह क्रम चलता रहता है दोस्तों, यह क्रम जो है चलता रहता है। इस प्रक्रम को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं, जिसे फूड चेन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं दोस्तों, है ना। तो ये डेफिनेशन एनसीईआरटी में लिखी थी, तो मैंने आपको बताया फूड चेन के बारे में, लेकिन मैं एक बोल के बताता हूँ। खाद्य श्रृंखला जिसे फूड चेन कहते हैं, प्रकृति में जीवों के बीच ऊर्जा और पोषक तत्वों के स्थानांतरण का एक क्रमबद्ध तरीका है दोस्तों, जहाँ एक जीव दूसरे जीव को खाता है और इस तरह ऊर्जा और पोषक तत्व एक स्तर से दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, एक स्तर पर दूसरे स्तर पर आगे बढ़ता है, उसे ही कहा गया है दोस्तों। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, घास को कीटों द्वारा खा लिया जाता है, जिन्हें मेंढक खा लेता है। घास को कीटों के द्वारा खा लिया जाता है, कीटों के द्वारा खा लिया जाता है। कीटों को मेंढक खा लेता है, कीटों को मेंढक खा लेता है, और मेंढक को सर्प खा लेता है, सांप खा लेता है। मेंढक को सांप खा लेता है और सांप को गरुड़ खा लेता है ना, गरुड़ खा लेता है। तो ये भी बोल सकते हैं अपन की एक खाद्य श्रृंखला फूड चेन चलती आ रही है और चलती रहती है दोस्तों, चलती आ रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, जैसे घास को कीट ने खाया, घास को कीट ने खाया, कीट को मेंढक ने खाया, कीट को मेंढक ने खाया, मेंढक को सर्प ने खाया, सर्प को उकाब यानी कि बोल सकते हैं अपन गरुड़ ने खाया। तो ये खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, चलती रहती है दोस्तों, समझ में आया। बात करते हैं नेक्स्ट, अपघटन का मतलब क्या होता है। अपघटन का मतलब होता है किसी चीज का टूटना या सड़ना दोस्तों। यह एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। अपघटन के जरिए मृत कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थ में टूट जाते हैं। यह प्रक्रिया पोषक चक्र का हिस्सा होता है दोस्तों, है ना, पोषक चक्र का हिस्सा होता है। तो अपघटन जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं, अपघटन ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा के भीतर रहते हैं तथा मृदा पादपों और जंतुओं ऊतकों को खाते हैं, उन्हें एक गहरे हरे रंग के पदार्थ में परिवर्तन कर देते हैं, जिन्हें ह्यूमस कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं दोस्तों। ह्यूमस पादपों के लिए पोषक है, ह्यूमस जो है पादपों के लिए पोषक का काम कर लेते हैं। फिर जो ह्यूमस में परिवर्तन हो जाते हैं और ह्यूमस जो है पादपों के लिए पोषक का काम करते हैं। तो अपघटन का मतलब समझ में आ गया दोस्तों। कभी पूछा ह्यूमस क्या है तो पता रहना चाहिए। ह्यूमस एक गहरा भूरा या काला कार्बनिक पदार्थ है जो मृत पौधों और जानवरों के सड़ने के बाद मिट्टी में बनता है, सड़ने के बाद मिट्टी में बनता है, ये पता होना। नेक्स्ट देखते हैं, वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं दोस्तों। जैसे क्या क्या मिलते हैं? तो विभिन्न पादपों, जंतुओं, है ना,
वनों से हमें अनेक पादप मिलते हैं, उत्पाद मिलते हैं, उत्पाद, है ना। उसके अलावा वन जो है वहाँ पे विभिन्न पादप रहते हैं, जंतुएं रहते हैं, सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना एक तंत्र होता है वन। सूक्ष्म जीवों से मिलकर बना हुआ एक तंत्र होता है दोस्तों। वनों की सबसे ऊपरी परत को वृक्ष शिखर कहते हैं। जो सबसे ऊपरी परत रहती है उसको वृक्ष शिखर कहते हैं। जो नीचे वाली को झाड़ियाँ कहते हैं दोस्तों, है ना। सबसे ऊंचे ऊंचे रहते हैं उनको वृक्ष शिखर कहते हैं, जो थोड़े नीचे रहते हैं उनको झाड़ियाँ कहते हैं, और सबसे नीचे जो होते हैं उनको शाख वनस्पतियाँ कहते हैं। जो सबसे छोटे होते हैं उन्हें शाख वनस्पतियाँ कहते हैं। इनकी हाइट वाइट ऐसी परीक्षा में नहीं पूछता, ये थोड़ी सी जानकारी के लिए होना अपने को कि वनों की सबसे ऊपरी परत को वृक्ष शिखर, बीच वाली परत को, नीचे वाली को झाड़ियाँ और सबसे नीचे वाली को शाख वनस्पतियाँ कहते हैं, ये पता होना। पादप और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस कहते हैं। पादप और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्मजीव अपघटन कहलाते हैं दोस्तों, अपघटन कहलाते हैं। जैसे कि दो एग्जाम्पल अगर पूछा कभी तो मशरूम और मिलीपीडो ये दो एग्जाम्पल है दोस्तों अपघटन के। मिलीपीडो ये दो एग्जाम्पल है अपघटन के। तो पादप और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तन करने वाले सूक्ष्म जीव को अपघटन कहलाते हैं। मशरूम और मिलीपीडो ये दो नाम है, याद रखना है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन कैसे बना रहता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन श्वसन और प्रकाश संश्लेषण नामक दो प्रतिक्रियाओं के द्वारा बनाए रखा जाता है दोस्तों। एक तो श्वसन के द्वारा बनती है और प्रकाश संश्लेषण नामक दो प्रक्रियाओं के द्वारा बनाया जा सकता है दोस्तों, जहाँ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि जीव जो है अपन टाइप के जीव ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो ये वही बताया गया। देखो पादप ने ऑक्सीजन छोड़ा, जंतु ने लिया, इनने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा तो इनने लिया, ये समझ में आ गया। ऐसा ये याद रखना है एक फैक्ट, भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग 21% क्षेत्र में वन है। पूरे भारत में लगभग 21% क्षेत्र में वन है, इतना पता होना। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, निम्न में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? तो गोंद है, प्लाईवुड है, ये भी बनता है, सील करने के लाख भी बनता है, लेकिन केरोसिन थोड़ी बनता है इससे। इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। निम्न में तो कौन सा सही नहीं है बोला है? तो वन मृदा के अपरदन से बनती है, बिल्कुल सही है। वन जो है यानी वन मृदा के अपरदन से बचाता है बोल रहा है, तो सही बात है ना। मृदा के अपरदन को बचाता है वन, जो पेड़ पौधे जड़े रहती जमीन के अंदर तो अपरदन होने से बचाता है, बिल्कुल सही है। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं रहते लिखा है, गलत है। इसका आंसर यही हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा था, कौन सा गलत सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, नहीं होते, नहीं होते हैं एक दूसरे पर, है ना। नेक्स्ट है वन जलवायु और जल चक्र प्रभावित करता है, बिल्कुल सही है। मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जन्म में सहायक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट देखिए, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले उत्पाद का नाम क्या है? तो ह्यूमस है। ह्यूमस मैंने बताया था, ह्यूमस क्या होता है, जब भी तो पढ़े थे अपन ने। ह्यूमस एक गहरा भूरा या काला कार्बनिक पदार्थ है जो मृत पौधों और जानवरों के सड़ने के बाद मिट्टी में बनता है ना। इस सूक्ष्म जीवों के माध्यम से कार्बनिक पदार्थों के अपघटन की प्रक्रिया में उत्पादन होता है और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता भी है ह्यूमस, है ना। तो ये वाले चैप्टर में इतना ही था अपने को कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, लास्ट वाला, जिसका नाम है अपशिष्ट जल की कहानी। देख लेते हैं कैसी क्या कहानी है इसकी। तो ये चैप्टर क्लास 7 का चैप्टर नंबर 18 है और लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है अपशिष्ट जल की कहानी। तो सबसे पहले पता होना अपने को अपशिष्ट जल क्या होता है। अपशिष्ट जल वो पानी होता है जिसकी गुणवत्ता मानवीय गतिविधियों जैसे कि घरेलू हो गया, औद्योगिक और कृषि कार्य से दूषित हो जाता है, जिसके उपचार के बाद या तो दोबारा इस्तेमाल के लिए या सुरक्षित रूप से प्रकृति पे वापस छोड़ना आवश्यक होता है दोस्तों, आवश्यक होता है। उसी के बारे में अपन पढ़ेंगे अपशिष्ट जल के बारे में। तो झाग से भरपूर पानी, तेल मिश्रित पानी, काले व भूरे रंग का जल जो सिंक से निकलता है जहाँ अपन बर्तन धुलते हैं, शौचालय का पानी, लॉन्ड्री का पानी आदि से नालियों में जम जाता है, वह अपशिष्ट जल कहलाता है। समझ में आ गया। वो पानी जो गुणवत्ता मानवीय गतिविधियों के द्वारा बनता है वह अपशिष्ट जल कहलाता है, याद रखना है। अपशिष्ट जल की डेफिनेशन समझ में आ गई। उसके बाद देखिए विहित मल क्या होता है दोस्तों। तो विहित मल जो है नालियों में बहने वाला अपशिष्ट जल, इसमें वर्षा का जल भी शामिल है। जो वर्षा का जल भी शामिल है तो नालियों में बहने वाला अपशिष्ट जल उसको कहते हैं विहित मल या अपशिष्ट जल कहते हैं दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं अपन क्या होता है ये
अपांक, अपांक का मतलब होता है, अपांक जिसे सीवेज भी कहते हैं दोस्तों, इसको इंग्लिश में सीवेज, सीवेज भी कहते हैं। सीवेज ठोस अंश को कहते हैं दोस्तों जो दूषित जल में मौजूद मल जैसे ठोस अशुद्धियों का संग्रह होता है ना। इसे स्लज भी कहते हैं, इसे स्लज। स्लज का मतलब जो कीचड़ नहीं होता, कीचड़ नहीं, जो नालियों में बहने वाला बिल्कुल काला कलर का कीचड़ टाइप का दिखता है, वो स्लज होता है दोस्तों, एक प्रकार का स्लज होता है जिसे अपांक कहते हैं, है ना। स्लज, स्लज। तो क्या होता है दोस्तों, अपांक को एक टंकी में इकट्ठा किया जाता है और उसको प्यूरिफाई किया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। तो स्लज और बायोगैस अपशिष्ट जल उपचार के सहायक उत्पाद है दोस्तों, सहायक उत्पाद है ना, सहायक उत्पाद है दोस्तों। इनको प्यूरिफाई करते हैं दोस्तों। अपशिष्ट जल उपचार के दौरान उत्पन्न अपांक का उपयोग खाद्य के रूप में भी किया जाता है, जो फिर इसको प्यूरिफाई करते हैं, जितना बचता है ना खाद्य के रूप में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्व पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं दोस्तों, पुनः मृदा में वापस चले जाते हैं। वो खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, खेतों में डालते हैं और कई जगह डालते हैं, जो मिट्टी में फिर से मिल जाता है, उसी को बताया गया दोस्तों। नेक्स्ट है क्लोरीन एवं ओजोन जैसे रसायनों का उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए भी होता है, शुद्ध करने के लिए, कभी पूछा है ना। इसको क्लोरीनीकृत भी बोलेंगे, क्लोरीनीकृत भी बोलेंगे। तो यहाँ बोला है, क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन ये है, जल को रोगाणु रहित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन एवं ओजोन। क्लोरीन है ना, क्लोरीनीकृत करते हैं दोस्तों, क्लोरीनीकृत करते हैं, है ना, क्लोरीनीकृत करते हैं। तो कभी पूछा रोगाणु रहित करने के लिए क्या करते हैं, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है, इस प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। जो बायोगैस बनती है ना, बायोगैस बनती है, उसका उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए भी किया जाता है दोस्तों, विद्युत ही बना रहे हैं, उससे विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। नेक्स्ट है कृषि प्रसंस्करण शौचालय क्या होता है दोस्तों। तो ये एक शौचालय जो होता है, मानव मल को केंचुओं द्वारा औपचारिक किया जाता है। जो मानव मल होते हैं उसको केंचुओं द्वारा औपचारिक किया जाता है, उससे खाद बनता है दोस्तों, उससे खाद्य बनता है दोस्तों, जिसे फिर से खेतों में डाल दिया जाता है और उर्वरकता बढ़ाने के लिए फिर से खेतों में डाल दिया जाता है। तो ये केंचुए द्वारा उसको उपचारित किया जाता है, ये बताया गया है। मानव मल पूर्णता है ना, तो कृमि केकों में परिवर्तन हो जाता है और जो मृदा के लिए बहुत ही समृद्ध पोषक का कार्य करता है दोस्तों। तो ये बताया है, उसको परिवर्तन करते हैं, उसको परिवर्तित करते हैं और फिर से खेतों में डाल देते हैं, ये बताया गया है। नेक्स्ट है 22 मार्च 2005 को यूएनओ की जनरल असेंबली ने 2005 से लेके 2015 तक की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए, है ना, अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया था, याद रखना है। 2005 से लेके 2015 तक, कब से कब तक, 2005 से लेके 2015 तक, 2005 से लेके 2015 तक इंपॉर्टेंट है ये। 2005 से लेके 2015 तक के को जीवन के लिए जल, है ना, जीवन के लिए जल के रूप में घोषित किया था, ये पता होना। अंतर्राष्ट्रीय दशक जीवन के लिए जल का लोगों का था, है ना, लोगों का था। तो वाटर फॉर लाइफ, कभी पूछा वाटर फॉर लाइफ कब से कब तक घोषित किया था, 2005 से लेके 2015 तक वाटर फॉर लाइफ घोषित किया था यूएनओ ने। नेक्स्ट है दूषित जल से होने वाली बीमारियां कौन सी है, ये पता होना अपने को। तो दोस्तों आपको बता दूं, दूषित जल से कई बीमारियां हो सकती है, जैसे कि हैजा हो जाता है कई बार, है ना, हैजा हो जाता है। इसके अलावा टाइफाइड हो जाता है, टाइफाइड भी इसके वजह से ही हो जाता है दोस्तों। कई बार पेचिस लग सकती है आपको, पेचिस, है ना, पेट रोग हो सकता है, यानी पेचिस आ गया इसके अंतर्गत। हेपेटाइटिस ए की बीमारी हो सकती है, हेपेटाइटिस ए, और डायरिया हो सकता है दोस्तों, डायरिया, है ना, डायरिया लिखा है यहाँ पे, डायरिया हो सकता है, डायरिया यानी दस्त, है ना, डायरिया हो सकता है, जो खराब स्वच्छता और जल के स्रोत से दूषित होने से होता है दोस्तों, फैलता भी है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, चर्म
रोग भी हो सकते हैं, पेट रोग भी हो सकता है, पीलिया भी हो सकता है, हैजा भी हो सकता है, दस्त भी हो सकता है, उल्टियाँ भी आ सकती है, टाइफाइड बुखार हो सकता है। ये बारिश के दोनों में बाहुल्य होते हैं दोस्तों, यानी बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा होता है ये, खासकर बारिश के दिनों में ये बहुत ज़्यादा होता है। तो हैजा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, पेचिस हो जाता है, हेपेटाइटिस बी, डायरिया हो सकता है दोस्तों। तो ये पता होना अपने को, है ना, ये पता होना। इन बीमारियों से बचने के लिए स्वच्छ पानी का सेवन करें दोस्तों, जिसके लिए पानी को उबाल कर या फिल्टर करके उपयोग करें। खासकर उबाल के जो पी रहा है वो तो बहुत ही जोरदार है ना। स्वच्छता का ध्यान रखें, अपने हाथों को साबुन से धोएं और साफ सफाई पर ध्यान रखें। दूषित पानी से ना नहाएं, दूषित पानी से बचें। बस उसके बाद अपन देखते हैं, यहाँ पे मैंने इसका अभ्यास प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं, और ये वाला लास्ट चैप्टर है तो इसको थोड़ा सा अच्छे से काम का एग्जाम में आ जाता है कई बार। देखो यहाँ प्रमुख शब्द लिखे हुए हैं तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले अपशिष्ट जल के बारे में बता दूं मैं आपको। अपशिष्ट जल के बारे में मैंने आपको बता दिया था, वो पानी होता है जिसकी गुणवत्ता मानवीय गतिविधियों जैसे कि घरेलू, औद्योगिक, कृषि कार्य और कई प्रकार की चीज़ों से जो निकलता है पानी दोस्तों, वो अपशिष्ट जल कहलाता है ना। सिंक से निकला, बाथरूम से निकला, तो ये अपशिष्ट जल। दूसरा है अवयवीय जीवाणु। क्या होता है अवयवीय जीवाणु? क्या होता है जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो ये दोस्तों वो ऐसे जीव होते हैं जिसे एनारोबिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये ऐसे जीव होते हैं ऐसे जीव होते हैं जिन्हें पनपने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। पनपने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। कुछ अव्ययी जीव जो ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थिति में भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और मर जाते हैं, है ना। तो ये बोल सकते हैं अपन, देखो यहाँ मैंने साइड में लिख दिया था, एक कोशिकीय जीव होते हैं दोस्तों। ये ऐसे जीव जो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती और पनपते हैं। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती फिर भी पनपते हैं, है ना। तो उसको बोलते हैं अवयवीय जीवाणु कहते हैं। एक होता है वायवीय जीवाणु, जिसे वायवीय जीवाणु जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पनपते हैं, है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पनपते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पनपते हैं ये जीवाणु। इतना समझ में आ गया। अपांक क्या होता है? इसे सीवेज भी कहते हैं। अलग करने की विधि है दोस्तों। सीवेज में ठोस अंश को अलग करने की विधि होती है। एक दूषित जल में मौजूद जल यानी दूषित जल में मौजूद मल जैसे ठोस अशुद्धियों का संग्रह होता है इसमें। इसे स्लज भी कहा जाता है, इसे स्लज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सीवर। क्या होता है? तो पाइप के निपटान, पाइप लगे होते हैं कि नहीं, सीवर लाइन, पाइप लगे होते हैं जो पानी के निपटान के लिए जरूरी है। उसके बाद होता है जैव निम्नीकरणी। क्या होता है जैव निम्नीकरणी? जिसे बायोडिग्रेडेबल भी कहते हैं दोस्तों। ये होता है जैव निम्नीकरणी वे पदार्थ जिन्हें प्राकृतिक परिस्थितियों में बैक्टीरिया और कवक जैसे सूक्ष्म जीवों द्वारा तोड़ा और विघटित किया जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा तोड़ा और विघटित किया जाता है उसे कहते हैं। वे पदार्थ जिन्हें तोड़ा जा सकता है, जैसे कि गोबर, है ना, गोबर गैस, यानी गोबर की बात हो रही है यहाँ पे, गोबर। तो बस ये जैविक प्रक्रिया के माध्यम से कुछ सामग्रियों की स्वाभाविक रूप से विघटन होने की क्षमता को संदर्भित करता है ये शब्द। नेक्स्ट है अपशिष्ट पदार्थ के बारे में जानते हैं। अपशिष्ट पदार्थ वे वस्तुएं या सामग्री होती है जिनमें उपयोग के बाद बेकार या अनुपयोग मान लिया जाता है और फेंक देते हैं, उसको बोलते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट है बायोगैस वाला, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पता रहना चाहिए। बायोगैस एक जैविक ईंधन होता है दोस्तों, जिसे गोबर गैस भी कहा जाता है। यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है दोस्तों। तो इसका उत्पादन कैसे होता है? तो जैविक कचरों को बैक्टीरिया की मदद से तोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया को एनारोबिक पाचन या प्रक्रिया कहते हैं दोस्तों। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, वहाँ अनुपस्थिति थोड़ी रहती है, पैक कर देते हैं, सड़ता है वो। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक समग्र के विघटन के उत्पादन को कहते हैं दोस्तों। इसका मुख्य घटक मीथेन गैस होता है, वहाँ मीथेन गैस बन जाती है। इसका मुख्य गठन क्या होता है? मीथेन। बायोगैस में कौन सी गैस बनती है? मीथेन गैस बनती है, याद रखना। इसे गोबर गैस भी कहते हैं। समझ में आ गया? ये देखो, ये आपने क्या सीखा लिखा हुआ है, तो मैंने सब सिखा दिया, एक बार पढ़ लो इसको, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स जो कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से। ये वाला मैंने बता चुका हूँ। जल को रोगाणु नाशित यानी रोग मुक्त करने के लिए क्लोरीन और ओजोन मिलाया जाता है तो हो जाता है उससे। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है, ये ओजोन के बारे में निम्नलिखित ध्यानपूर्वक पढ़ना है दोस्तों। तो देखो ये पढ़ लो इसको एक बार। यह सजीव जीवों के श्वसन के लिए अनिवार्य है। इसका उपयोग जल को रोगाणु रहित करने के लिए किया जाता है। ये एक सही हो जाएगा। दूसरा है या पैराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक खा और गा वाला। इसका आंसर क्या है? खा और गा वाला हो जाएगा, पहला वाला और ये वाला नहीं होएगा दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ से।
ये यूनिसेफ के बारे में थोड़ा सा पता होना। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, जिसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कहते हैं दोस्तों, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में है, ये पता होना दोस्तों। उसके बाद ये शौचालय के बारे में बताया गया है, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सबसे प्राचीन सभ्यता जो अपने आप निकली थी, उसका विश्व का पहला निकला था, ये विकसित हुआ था, ये बताया गया है। तो वहाँ पे एक शौचालय मिला था, बोलता है, जो 4500 वर्ष पुराना था। खत्म। इस तरीके से मैंने वाले बुक पूरी कंप्लीट करा दिया हूँ, जिसका क्लास 7th विज्ञान की बुक कंप्लीट होती है। लेक्चर कैसे लगा दोस्तों कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। बिल्कुल समरी डिस्कस करने की कोशिश की हूँ मैंने, जो कंपटीशन एग्जाम में अपने को काम आ सके दोस्तों। कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से ही मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आते होंगे, उसके हिसाब से मैं बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों, है ना। बाकी आप डिटेल पढ़ना है तो किसी और चैनल को आप विजिट कर सकते हैं दोस्तों। इसमें कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से मैंने डिस्कस किया हूँ। क्लास 6 कंप्लीट करा दिया, क्लास 7 कंप्लीट करा दिया, अब क्लास 8 हम शुरू करेंगे। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को थोड़ा बहुत शेयर भी कर देने का है दोस्तों, अगर इच्छा होगी तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, नमस्ते।